आपने फिल्मों में एक हीरो देखा है जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता है और बेबाक बोलता है, लेकिन क्या हो जब ये रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ में उतर आए। आज हम बात कर रहे हैं पवन कल्याण की, एक ऐसा नाम जो सिंपल लाइफस्टाइल और फियरलेस अप्रोच के लिए जाना जाता है। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल फोर्स, एक सिंबल और आंध्र प्रदेश के लिए एक मिशन बन चुका है। ये कहानी है सिनेमा के स्क्रीन से निकलकर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुँचने की। Star Pavan Kalyan. After his Janasena party had a 100% success rate in the elections, Pavan Kalyan was rewarded with the Deputy Chief Minister's post. वहीं जनसेना प्रमुख और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी जुबान, अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री के लिए हमेशा से अलग पहचान रखता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों की तरह इस लैंड की पॉलिटिक्स कभी शांत तो कभी तूफानी रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर की भक्ति भाव यहाँ के लोगों के दिलों में है, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहा है, कौन होगा वो नेता जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाएगा। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक आंध्र प्रदेश की सियासत एक रोलर कोस्टर रही है। शुरुआत में कांग्रेस का एब्सोल्यूट कंट्रोल था, जवाहरलाल नेहरू के समय से इंदिरा गांधी तक। दिल्ली से ही फैसला आता और यहाँ के लीडर उन फैसलों पर इम्प्लीमेंट करते। आम लोगों को लगता था उनकी अपनी आइडेंटिटी दब गई है। फिर हुआ 1956 का स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। आंध्र स्टेट और हैदराबाद स्टेट को मिलाकर बनाया गया आंध्र प्रदेश। ये इंडियन हिस्ट्री का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। एक मिसाल की लैंग्वेज और अपने कल्चर के बेस पर एक राज्य बनाया जा सकता है। ये मूवमेंट तेलुगु लोगों के लिए एक प्राइड था, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी कांग्रेस के हाथों में थी। 2-3 डेकेड तक कांग्रेस की सरकार चली, लीडर्स बदलते गए, स्कीम बदलते गई, पर एक चीज सेम रही, लोगों को लगता था उनका असली तेलुगु पहचान को पॉलिटिक्स में स्पेस नहीं मिल रही। और इस बेचैनी के बीच एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जो स्क्रीन पर पहले से ही डेमीगॉड था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो लोगों की रियल जिंदगी में भी हीरो बनेगा। ये थे नंदामूरी तारका रामाराव यानी एनटीआर, जो RRR फिल्म के एक्टर जूनियर एनटीआर के दादाजी लगेंगे। 1982 में एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और सिर्फ 9 महीने के अंदर एक ऐसा पॉलिटिकल आंदोलन खड़ा किया जो इंडियन पॉलिटिक्स में रेयर है। 1983 के इलेक्शन में कांग्रेस को ऑलमोस्ट साफ कर दिया और एनटीआर बन गए आंध्र प्रदेश के पहले सुपरस्टार सीएम। एनटीआर ने तेलुगु अस्मिता को एक नया रंग दिया। उनके 2 रुपये किलो राइस की गरीब के लिए लाइफलाइन बन गया। उन्होंने विलेज में डेवलपमेंट स्कीम चलाई और सबसे बड़ी बात, तेलुगु लोगों को प्राइड वापस दिलाया। उनके फैंस उन्हें स्क्रीन पर कृष्णा या रामा के रूप में देखते थे, लेकिन अब ग्राउंड पर उन्हें रक्षक समझने लगे। आंध्र पॉलिटिक्स ने पहली बार किसी रीजनल पार्टी में इतनी बड़ी धमक किया, लेकिन पॉलिटिक्स एक जगह रुकती नहीं है। 1995 में हुआ एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एनटीआर के अपने ही दामाद नारा चंद्रबाबू नायडू ने पावर ले ली। ये मूव कंट्रोवर्शियल था, लेकिन नायडू ने अपनी इमेज एक मॉडर्नाइजर के रूप में बिल्ड की। हैदराबाद को आईटी हब बनाने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। साइबर टावर्स, हाईटेक सिटी, बिल गेट के साथ मीटिंग, ये सब नायडू के ज़माने में हुआ। आंध्र प्रदेश को एक नई आइडेंटिटी मिली, एक प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और आईटी ड्रिवन स्टेट। उन्हें बोलने लगे इंडिया का CEO सीएम। लेकिन हर मॉडर्नाइजर की एक कीमत होती है। एक्यूजेशन लगने लगे कि उन्होंने ज्यादा ध्यान कॉर्पोरेट पर दिया और किसानों को, गांव की समस्याओं को इग्नोर कर दिया। यही गैप था जिसे उनके अगेंस्ट एक नया लीडर उभरने लगा। 2004 में कांग्रेस फिर से पावर में आई और एक मास लीडर का जन्म हुआ, YS राजशेखर रेड्डी यानी YSR। उन्होंने अपना पद यात्रा की, गांव-गांव में चले, किसानों से सीधा कनेक्ट किया और लोगों को लगने लगा अब उनका एक असली नेता आया है। YSR ने हेल्थ के लिए आरोग्यश्री स्कीम लाई, किसानों को फ्री बिजली दी, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए और वेलफेयर को अपना सेंटर पॉइंट बनाया। वो आम आदमी के दिल में घुस गए, लेकिन 2009 के एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने उनका सफर खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश के लोग शौक में चले गए और YSR एक लेजेंड बन गए। अपने पिता की लेगेसी को लेकर उनके बेटे जगमोहन रेड्डी ने YSR कांग्रेस पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता का ड्रीम कंटिन्यू करेंगे। 2019 के इलेक्शन में जगन ने सुनामी क्रिएट की, TDP को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया और YSR CP ने स्टेट पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। अम्मा मोदी स्कीम, पेंशन, स्कूल रिफॉर्म के साथ नए प्रोग्राम आए, लेकिन टाइम के साथ एलिगेशन भी बढ़ने लगे। लोग कहने लगे आंध्र प्रदेश कर्ज में डूब रहा है, इंडस्ट्री बाहर जा रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू सामने आया, लार्ज स्केल पर रिलीजन कन्वर्जन। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन आंध्र प्रदेश में अनप्रेसिडेंट लेवल पर हुआ है, जो स्टेट की डेमोग्राफी को धीरे धीरे बदल रहा था। ये सब मिलाकर एक पिक्चर क्लियर होने लगी। आंध्र प्रदेश, जो एक टाइम पर आईटी हब और प्रोग्रेसिव मॉडल था, वो धीरे धीरे अपनी शाइन खो रहा था। यूथ फ्रस्ट्रेटेड था, फार्मर परेशान थे और मिडिल क्लास कंफ्यूज था। लोगों को लगने लगा कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक आवाज़ जो उनके लिए सच में स्टैंड करे।
और इसी बैकड्रॉप के बीच में एक आवाज़ उठने लगी। ये आवाज़ आई सिनेमा के स्क्रीन से, लेकिन उसके पीछे एक असली जज्बा। आंध्र प्रदेश की सड़कों पर लोग फिर से जोश में आने लगे, क्योंकि वो कह रहे थे पवन कल्याण पॉलिटिक्स में आए हैं। राजनीति में एक तरफ करप्शन, दूसरी तरफ कंफ्यूजन। यूथ के पास एक सवाल था, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। और इसी समय एक नाम जो स्क्रीन पर ऑलरेडी धमक रहा था, धीरे धीरे पॉलिटिक्स की गलियों में भी एक होप बनने लगा। उसका नाम था कोनिडेला कल्याण बाबू, जिसे दुनिया जानती है पावर स्टार पवन कल्याण के नाम से। पवन कल्याण चिरंजीवी के छोटे भाई, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग ही इमेज क्रिएट की। जब उन्होंने सिनेमा में एंट्री की तब लोगों को लगा कि ये बस एक और मेगा फैमिली हीरो होगा, लेकिन उनका अंदाज, उनका रिवॉल्यूश एटीट्यूड और उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनको अलग बनाता गया। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी थोरी प्रेमा मूवी से। ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, इसने पवन को एक यूथ आइकन बना दिया। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अर्बन मिडिल का सब उनके डायलॉग्स, उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने लगे। थोली प्रेमा के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, और ये एक प्रूफ था कि वो सिर्फ एक कमर्शियल हीरो नहीं, एक्टिंग टैलेंट भी लेकर आए हैं। फिर आई एक और साइड, एक्शन और मास कंटेंट। जब गब्बर सिंह रिलीज हुई, पूरे आंध्र प्रदेश हिल गया। पवन कल्याण ने एक पुलिस ऑफिसर के रूप में वो स्वैग दिखाया जो यूथ को दीवाना बना गया। डायलॉग जैसे नैनू ट्रेंड सेट चेसानू एक स्लोगन बन गया। ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये एक कल्चर फिनोमेना बन गई। सिनेमा हॉल के बाहर लोग क्रैकर्स फोड़ने लगे, पोस्टर पर दूध चढ़ाने लगे। पवन एक स्टार से पावर स्टार बन गए, और यही बात उनके सिनेमा करियर को ऑल लीडर से अलग बनाती है। जहां दूसरे स्टार बस एंटरटेनमेंट देते हैं, पवन अपने स्क्रीन के रोल से लोगों में एक रिबेलियस की फीलिंग जगाते हैं। उनका कैरेक्टर हमेशा एक सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने वाला होता है, एक हीरो जो करप्शन के खिलाफ खड़ा है, जो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये रियल लाइफ का रेबल एक दिन रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में उतरेगा। सिनेमा का हीरो बनना एक चीज है, लेकिन पॉलिटिक्स का हीरो बनना वो एक अलग लड़ाई है। पवन कल्याण ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन तब लिया जब उन्होंने स्क्रीन की स्पॉटलाइट से निकलकर पब्लिक के स्पॉटलाइट में खड़ा होने का रिस्क उठाया। उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है उनके बड़े भाई के साथ, चिरंजीवी के साथ। जब चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई, पवन उनके साथ खड़े रहे। उनका रोल एक पॉलिटिकल एडवाइजर था। स्टेज पर उनकी स्पीचेस, उनका ऑनेस्टी के लिए स्टैंड लेना पीआरपी के कैंपेन में जान डाल देता था। लोगों को लगने लगा चिरंजीवी का करिश्मा और पवन का पैशन का कॉम्बो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देगा। लेकिन पीआरपी की कहानी एक डिसअपॉइंटमेंट बनी। 2009 के इलेक्शन में उनकी पार्टी को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, और बाद में पीआरपी मर्ज हो गई कांग्रेस के साथ। ये डिसीजन लोगों को पसंद नहीं आया। ये फेलियर एक झटका था उनके लिए। क्रिटिक्स ने उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए कि वो सिर्फ एक स्टार पावर है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं। इस डिफीट के बाद कंवर ने समझा कि पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल और रीजनल पार्टनर का होना जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने वापस एनडीए अलायंस ज्वाइन किया, जहां बीजेपी के साथ फिर से एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल गया और फ्यूचर इलेक्शन में ग्राउंड लेवल से मोमेंटम बिल्ड करना पॉसिबल हुआ। वापस एनडीए के साथ अलायंस में आने के बाद पवन ने अपना फोकस ग्राउंड लेवल पर शिफ्ट कर दिया। वो रैलीज, पदयात्रा और हंगर स्ट्राइक के साथ आम लोगों के बीच गए। हर इश्यू को उन्होंने पर्सनल टच के साथ उठाया। लोगों को लगने लगा कि अब एक लीडर उनकी बात, उनका दर्द उनकी जुबान में बोल रहा है। एक और क्रिटिकल स्ट्रेटेजी पवन ने अडॉप्ट की। उन्होंने कापू और कम्मा कम्युनिटी के बीच ब्रिज बनने का काम किया। आंध्र प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स में ये दो ग्रुप काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। पवन खुद कापू कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना नैरेटिव कास्ट से ऊपर उठाकर दिया। उन्होंने मैसेज दिया, ये फाइट किसी जाति की नहीं है, ये फाइट सबके राइट्स के लिए है। उनका हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट एक नए फेस का सिंबल बन गया। फिर आया एक बड़ा पॉलिटिकल मूव। उन्होंने बीजेपी और टीडीपी को एक साथ लाने का काम किया। ये आसान काम नहीं था, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच दोस्ती भी थी और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स भी। लेकिन पवन ने मीडिएटर का रोल प्ले किया, दोनों तरफ ट्रस्ट बिल्ड किया और एक स्ट्रॉन्ग अलायंस क्रिएट की जो वाईएसआरसीपी के अगेंस्ट खड़ा हो सके। 2024 के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की अलायंस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। टीडीपी को 135 सीट मिले, जनसेना को 21 सीट और बीजेपी को 8 सीट्स। ऑपोजिशन वाईएसआरसीपी को सिर्फ 11 सीट्स, और वहीं लोकसभा इलेक्शन में टीडीपी को 16 सीट, जनसेना को 2 सीट और बीजेपी को 3 सीट। ये अलायंस का कंबाइंड वोट शेयर 56% के आसपास था, जो कि प्रीवियस इलेक्शन से काफी ज्यादा था। और इस सक्सेस के बाद पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया गया। साथ ही पोर्टफोलियो दिए गए पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्राउंड लेवल पर इनिशिएटिव्स जैसे पेले पंदुगा पीवीपी प्रोग्राम ने 13,326 ग्राम पंचायत में 30,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एलोकेशन 4,500 करोड़ के साथ इंश्योर किया। अब पवन कल्याण की लीडरशिप के साथ एनडीए का प्रेजेंस साउथ में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पवन ने अपनी स्ट्रेटेजिक विजन और ग्रासरूट से कनेक्ट किया। सिनेमा के हीरो से डिप्टी सीएम तक का सफर पवन के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल जर्नी नहीं है,
ये एक मिशन है, आंध्र प्रदेश के आम लोगों के राइट्स और इशू के लिए लड़ना। ये हीरोइज्म अब स्क्रीन से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में चमक रहा है।